अब मुझे कहा गया सेहत के बारे में कुछ कहिए। पेशे से मैं डॉक्टर हूं तो मुझे सेहत पर बात करनी चाहिए। सेहत पर ज्यादा बात न की जाएगी, दवाओं पर ज्यादा बात की जाएगी, इसलिए कि दवाएं सेहत बिगाड़ने का सबसे बड़ा सोर्स है। सेहत के बिगाड़ने का द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिजीज इज मेडिसिन, ड्रग्स। देखिए, मैं बॉम्बे जाता रहता हूं, मेरी नौकरी है, वहां ऑफिस है, तो मैंने वहां देखा कि बहुत काबिल डॉक्टर्स, एमडी इन मेडिसिन, एमसीएच, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सब लोग जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा डोज में कर रहे हैं। अच्छा, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा डॉक्टर है, उसको मालूम है कि एक मेडिसिन है ओफ्लॉक्सासिन, उसका 200 मिलीग्राम का एक डोज होता है और दिन में 2 खुराक ली जा सकती है 12-12 घंटे के गैप पर। एक मेडिसिन है एजिथ्रोमाइसिन, उसका 500 मिलीग्राम लिया जा सकता है, दिन में 1 दफा लिया जा सकता है। अच्छा, और भी एक उसूल है इलाज करने का कि एंटीबायोटिक एट अ टाइम 1 दिया जाए, वो फेल होता है तो फिर दूसरा बाद में दिया जाए। मैंने देखा कि डॉक्टर लिखता है एक मरीज को, एक एंटीबायोटिक लिखता है ओफ्लॉक्सासिन, दूसरा लिखता है सिफोरेक्सिन, तीसरा लिखता है एजिथ्रोमाइसिन, और 3 एंटीबायोटिक जिसका 500 मिलीग्राम मैक्सिमम डोज दिन में 1 बार है, उसका 500 मिलीग्राम जो सुबह शाम खिला रहा है। जिस मेडिसिन का 200 मिलीग्राम सुबह शाम खाने का है, उसको 400 मिलीग्राम सुबह शाम खिलवा रहा है। तो मेरी समझ में बात नहीं आ रही थी कि 3-3 एंटीबायोटिक्स और इन तीनों का मैक्सिमम डोज का डबल, और जो दवाई सिर्फ 5 दिन खाने का है उसको 14 दिन खिला रहे हैं, और जो दवाई मैक्सिमम 14 दिन खिलाई जा सकती है उसको 28 दिन खिला रहे हैं। तो मैं वहाँ अपने कुछ मेडिकल फ्रेंड से पूछा कि यार ये क्या चक्कर है, इतनी इतनी दवाई खा के लोग जिंदा कैसे हैं? तो बोला कि आप नहीं समझिएगा, यहाँ यही ट्रेंड है। अब मेरे पास कोई मलेरिया पेशेंट आ गया तो मैंने उसको नॉर्मल जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसूल के हिसाब से दवाई लिख दी। वो बोला कि अरे डॉक्टर साहब, इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हम लोगों को 3-4 एंटीबायोटिक एक साथ खाने की आदत है और बहुत बहुत डोज में दीजिए तब ठीक होंगे हम। तो मैंने गौर किया, सोचा कि बॉम्बे शहर में लीलावती हॉस्पिटल है, हिंदुजा हॉस्पिटल है और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहां प्रधानमंत्री का इलाज होता है, जहां बाल ठाकरे का इलाज होता है, ये सब बड़े हॉस्पिटल्स हैं। तो इनको मरीज मिलता कहां से है? तो मालूम ये हुआ, समझ में बात आई कि ये जो गली वाला मोहल्ले वाला डॉक्टर है, ये दवाई खिला खिलाकर किडनी फेल करता है, लीवर चॉक करता है, हार्ट अटैक कराता है और फिर वहां पर पेशेंट पहुंचता है। तो ये पूरा एक सिंडिकेट है, नोइंगली अननोइंगली हो यही रहा है। इतनी दवाई खिलाई जाती है, इतनी ज़्यादा मेडिसिन उसको दिया जाता है कि उसका किडनी जवाब देगा ही, और फिर जब किडनी जवाब देगा तो लीलावती में ही जाएगा, कहाँ जाएगा वो? छोटे हॉस्पिटल में इलाज तो होगा नहीं। तो ये चीज़ हमने प्रैक्टिकली देखा तो गौर किया, मगर उससे आगे की बात समझिए। एक डॉक्टर को टारगेट दिया जाता है कि आपको इतनी मेडिसिन 1 महीने में लिखनी है, अगर आपने इतनी दवाई लिख दी तो फिर आपके लिए लंदन का 1 महीने का ट्रिप। अब डॉक्टर क्या करे बेचारा, उसको ट्रिप पे भी जाना है, तो मरीज को 4-5 टैबलेट में काम चलने वाला होता है, वो पूरा पत्ता लिख देता है कि 1 महीना खा लो, ये खा लो। ये चीजें मेडिसिन की हद तक तो चल रही थी, मगर ये जो बड़ी कंपनी वाले लोग हैं ना, ये बिजनेस जरा सा हाई लेवल का, हाई प्रोफाइल बिजनेस है। आप छोटी मोटी हिंदुस्तानी कंपनियों को ना देखें, ये जो पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ये बड़ा माफिया बिजनेस है। अब देखिए, वैक्सीनेशन एक ऐसा मेडिसिनल प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप कोई क्लेम कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है कि आप बीसीजी का टीका लगाओ तो आपको टीबी नहीं होगा। ठीक, बच्चा पैदा हुआ, बीसीजी का लग गया। वो जो बीसीजी का टीका लगा है जिस बच्चे को, उसको 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में टीबी हो गया, और बहुत सौ को नहीं हुआ। अरे भाई, जिसको नहीं टीका लगा है उसमें भी बहुत सौ लोगों को नहीं हो रहा। तो हम कैसे समझेंगे कि इसको इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि इसने टीका लिया था? क्योंकि लेने वाले को भी हो जा रहा है। अब को जो लेने वाले को हो जाता है तो कंपनी कहती है वैक्सीनेशन फेलियर का एक केस रिपोर्ट हुआ है। अच्छा, मजे की बात यह है कि मेरा जो काम है ना, मैं एक अमेरिकन कंपनी में, मेडिसिन की कंपनी में मेरा जो जॉब है वो इसी चीज़ का जॉब है कि दवाई कौन सी काम करती है, कौन सी फेल हो जाती है। तो अब वैक्सीनेशन फेलियर, अरे भाई
जो आदमी वैक्सीन नहीं लिया है उसमें भी 99% लोगों को तो वो बीमारी हो नहीं रही है, जो लिया है उसमें भी 99% लोगों को नहीं हो रही है, 1% को हो रही है, तो उधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है। अब वैक्सीन काम किया कि नहीं किया ये तय कौन करेगा? इसका तय करना बड़ा मुश्किल ही नहीं, ये वेग है, नामुमकिन है। मगर फिर भी जो वैक्सीन प्रूव्ड हैं, वैक्सीनेशन का जो प्रूविंग होता है, जो उस पर क्लिनिकल ट्रायल होता है और फिर जाकर के 4 स्टेज में और फिर जाकर के वो अप्रूव्ड होता है, मार्केटिंग ऑथराइजेशन उसको मिलता है, दुनिया भर के मुल्क के हुकूमत के जो डिपार्टमेंट हैं ड्रग्स कंट्रोल के, वो उसको परमिशन देते हैं। ये सारा एक सिस्टम है, एक स्टेप्स इसमें लगते हैं, 15 साल लगते हैं। हम अपने पढ़ने के ज़माने में हम टीचर से एक डिस्कशन, एक आर्गूमेंट करते थे कि पोलियो की जो वैक्सीन आईपीवी है ना, इंजेक्शन के थ्रू जो वैक्सीन देते हैं, इंजेक्टेबल पोलियो वायरस आईपीवी, उसमें तो पोलियो वायरस डेड है, मरा हुआ है, लेकिन जो मुंह में टपकाते हैं ना 2 बूंद जिंदगी के, ये वाला खतरनाक है। क्यों? इसलिए कि इसमें लाइव एटीन्यूएटेड वायरस होता है। तो हम लोग बोलते थे, अपने प्रोफेसर से पूछते थे, असल में इस पर मेरा एक दोस्त था, बड़ा चैंपियन स्टूडेंट था, वो ध्यान दिलाया एक दिन कि यार ये वाला बात हम लोग तो मिस कर रहे हैं। अगर ये वैक्सीन वायरस लाइव है, एटीन्यूएशन का मतलब उसको डिपोलराइजेशन कर दिया, उल्टा कर दिया गया। यानी आपको अगर उल्टा लटका के रख दें तो आप कोई काम नहीं कर पाइएगा, न कहीं जा पाइएगा, न कोई वर्क कर पाइएगा, तो उसको उल्टा कर दिया है मगर जिंदा। अब अगर किसी वजह से वो सीधा हो गया, कोई आ गया उसका साथी उसको सीधा कर दिया, तब तो फिर एक्टिव हो जाएगा, फिर पोलियो उसी की वजह से होगा। तो हमारे टीचर्स कहते थे हाँ ये हो सकता है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट का प्रोग्राम है हम क्या करें, वो देना पड़ता है। तो हम अपने बच्चों को सन 2000 से जब पढ़ते थे तब से हम नहीं दिलवाते, अपने घर में भांजा भांजी भतीजा नहीं, ओपी भी नहीं दोगे। उसके लिए हम गांव में एक मरतबा थे और वो आ गया पोलियो वाला, फिर प्रधान को लाया, फिर उसके बाद बीडीओ आ गया, फिर डीएम तक कंप्लेन चला गया कि गवर्नमेंट प्रोग्राम कुछ नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे सेटिस्फाई करो फिर हम अपने बच्चों को देंगे। तो बाद में वो लोग, मेरा प्रधान समझा बुझा दिया कि यार ये बहुत बहस करता है, इससे मत उलझिए, आपको जो करना है करते रहिए। तो ये जो वैक्सीन्स हैं, आज जो वैक्सीन्स आ रहे हैं उसमें हमको ये बात, 2 बात समझने की है। एक तो ये कि वैक्सीन्स प्रॉपरली प्रूव्ड होना चाहिए, 15 ईयर्स का उसमें जो टाइम ड्यूरेशंस हैं वो पूरा टेन्यूर पूरा होना चाहिए, और फिर उसमें कोई लाइव वायरस नहीं होना चाहिए, वरना फिर अब देखिए ना, पोलियो का हर महीने 2 बूंद पिला रहे हैं और हर साल पोलियो रिपोर्टिंग हो रही है। हमने, हमारे यहाँ ऑफिसर आया यूनिसेफ का, उससे हमने पूछा कि इस साल बिहार में, मैं गांव था, बिहार में 87 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पोलियो के, आपने तो कारपेट डोजिंग किया हुआ है, कोई बच्चा बचा हुआ नहीं है, 87 कहां से आया है? ये 87 पोलियो के वैक्सीन से आया है। मैं कहता हूं पोलियो वैक्सीन बच्चा पी लिया और वो वायरस जाके अंदर एक्टिवेट हो गया, सीधा हो गया, तो पोलियो उसको हो गया। तो जो चीजें गलत हैं वो बातें, उसके खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए। और ये बात अच्छी तरह आप समझें, लाइव एटीन्यूएटेड वायरस वाला कोई भी वैक्सीन नहीं लेना। जो वैक्सीन 15 साल प्रूविंग का स्टेज पास नहीं किया हो वो वैक्सीन नहीं लेना है। और जो ऑलरेडी वैक्सीनेशन, अभी देखिए ना, एमआर वैक्सीन अभी दे रहे हैं, एमएमआर वैक्सीन, आप अपने बच्चों का कार्ड देखिए, ऑलरेडी एमएमआर वैक्सीन 9 मंथ पर और उसके बाद 18 मंथ पर पड़ चुका। अभी एमआर वैक्सीन की जरूरत नहीं है। पता नहीं गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम बनाया, कैसे बनाया, अभी मेरा इस पर कोई रिसर्च नहीं हो पाया, लेकिन मुझे इतनी बात समझ में आ रही है। मुझसे लोग पूछ रहे हैं, मैं कहता हूँ भाई बचपन में एमएमआर लिया, अब लेने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती न लिया जाए। अभी रिपोर्टिंग आई है, कई बच्चे उसमें बेहोश हो गए हैं, एक बच्चे का डेथ हो गया स्कूल से, बंगाल की खबर है, 4 बच्चे डेथ हुए। तो ये अच्छा नहीं है। मगर ये गवर्नमेंट, हमारे जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन तक हमें बात पहुंचानी चाहिए, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराना चाहिए कि हम क्यों लें, क्यों दे रहे हैं, क्या साइंटिफिक बेस है, क्या रिसर्च है, बताइए हमको। हम कब तक, आप जिस तरफ हाँक दें हम हाँकते रहें, कब तक होगा ये नहीं चलेगा। तो ये कुछ नेक्सस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं दुनिया के अंदर, और दुनिया के पूरी आबादी, पूरे लोग बिल्कुल जैसे मिन वन कहा जाता है, आंख बंद करके हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो थोड़ा सुभाष चंद्र बोस वाला जज्बा पैदा कीजिए और जुल्म के खिलाफ बोलिए। मैं अक्सर ये स्टोरी सुनाता हूँ कि प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब बोस पढ़ते थे, पढ़ने के ज़माने में एक अंग्रेज़ बच्चे से उनका झगड़ा हो गया। अंग्रेज़ की हुकूमत थी, अंग्रेज़ टीचर था, अंग्रेज़ प्रिंसिपल था, मगर उसके सीने पर चढ़ के उन्होंने मारा है उसको। उसकी तस्वीर बहुत
किताबों में भी छपी हुई है, वो वाला फ़ोटो जो मार रहा है सीने पर चढ़ करके, वो नहीं सोचे कि यार क्या होगा, अंग्रेज़ की हुकूमत है, अंग्रेज़ टीचर है, अंग्रेज़ प्रिंसिपल है। नहीं नहीं, गलत काम कर रहे हो यार, तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। तो ये वाला थोड़ा सा अपने अंदर भी जज्बा पैदा कीजिए। ये मौका है, ये दिन है, इस दिन को हम इस तरह याद करें और इस मैसेज को स्प्रेड करें। इंशाल्लाह तब्दीली आएगी और तब्दीली आनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी तब्दीली आई तो फिर अगले साल जब हम लोग मिलेंगे तो इससे बड़ी तादाद भी होगी और इससे बड़ा हम लोग कुछ काम करके आकर के यहाँ रिपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।